नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की नियम पुस्तिका की, मतलब हमारे संविधान की। चलिए समझते हैं उस दस्तावेज की कहानी जिसने एक पूरे के पूरे नए देश की नींव रखी। कभी सोचा है 200 साल के गुलामी के बाद जब कोई देश आजाद होता है तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल क्या खड़ा होता है? यही ना, कि इन सब बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक राष्ट्र आखिर बनाया कैसे जाए। और इसी मुश्किल सवाल का जवाब था एक रूल बुक, एक नियम पुस्तिका। जी हां, हमारा संविधान, एक ऐसा दस्तावेज जो ये तय करने वाला था कि ये नया देश चलेगा कैसे, इसके सिद्धांत क्या होंगे और यहां रहने वाले लोगों के अधिकार क्या क्या होंगे। पर यह रूल बुक ये कोई एक दिन में नहीं बनी। इसका सफर बहुत बहुत लंबा था। कहानी की शुरुआत होती है 1600 से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापारी बनकर आई थी। फिर सदियों बाद 1857 का विद्रोह हुआ और उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने सीधे सीधे भारत पर कब्जा कर लिया। और फिर आया वो अहम मोड़ 1934 में, जब एमएन रॉय ने पहली बार ये आइडिया दिया कि हमें अपनी संविधान सभा बनानी चाहिए। और ये सपना सच हुआ 1947 में, भारत की आज़ादी के साथ। तो ठीक है, आज़ादी मिल गई, जश्न बन गया। पर अब आगे क्या? एक बहुत बड़ा, एक विशाल काम सामने मुंह बाए खड़ा था। इस नए राष्ट्र के लिए नियम कानून बनाना। तो चलिए अब इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से में चलते हैं कि आखिर ये महान दस्तावेज बना कैसे। कितना वक्त लगा होगा इसे लिखने में? अंदाजा लगाइए, पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि बनाने वालों ने कितनी मेहनत और कितनी गहराई से हर छोटी बड़ी बात पर सोचा होगा। और इस काम को सबसे अच्छे तरीके से करने के लिए दुनिया भर से प्रेरणा ली गई। मतलब हमारी संविधान सभा ने सिर्फ अपनी समझ पर ही भरोसा नहीं किया, बल्कि दुनिया के करीब 60 देशों के संविधानों को पढ़ा, उन्हें समझा, ताकि हम दूसरों के अनुभव से सीख सकें। और खर्चा? उस जमाने में इस पूरे काम पर 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। यह बताता है कि इस बुनियादी प्रोजेक्ट को कितनी ज्यादा अहमियत दी गई थी। देखिए, संविधान सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं थी, इसके पीछे एक सोच थी, एक फलसफा था। और इस सोच की नींव रखी जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में अपने उद्देश्य संकल्प के साथ। इसी संकल्प ने, इसी विजन ने आगे चलकर हमारे संविधान और उसकी प्रस्तावना को एक दिशा दी। तो चलिए अब जरा उन मूल विचारों को समझते हैं, वो आइडियाज जिन्होंने भारत को एक मॉडर्न देश के तौर पर दुनिया के सामने रखा। सबसे पहला और सबसे जरूरी विचार, संप्रभु, यानी सॉवरेन। सोचिए, 200 साल की गुलामी के बाद इस एक शब्द के कितने गहरे मायने होंगे। इसका सीधा सा मतलब था, अब से भारत अपने फैसले खुद लेगा, किसी भी बाहरी ताकत का हम पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। दूसरा बड़ा आइडिया, धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार धर्म को मानेगी ही नहीं। नहीं, इसका मतलब ये है कि सरकार की नजर में सारे धर्म बराबर हैं, सबको बराबर सम्मान और समर्थन मिलेगा। और फिर आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी लोकतांत्रिक गणराज्य। 2 शब्द हैं, दोनों जरूरी हैं। डेमोक्रेटिक क्योंकि सरकार को हम और आप, मतलब जनता चुनती है, और रिपब्लिक क्योंकि हमारे देश का जो मुखिया है, राष्ट्रपति, वो किसी राजा का बेटा या बेटी नहीं होता, उसे भी चुना जाता है। अच्छा, अब सरकार तो लोकतांत्रिक होगी, पर चलेगी कैसे? हमारे सामने 2 रास्ते थे, एक अमेरिका वाला प्रेसिडेंशियल सिस्टम और दूसरा ब्रिटेन वाला पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमने दूसरा वाला चुना। क्यों? क्योंकि हमारे नेता इस सिस्टम से वाकिफ थे और उन्हें एक ऐसी सरकार चाहिए थी जो सीधे संसद को जवाब दे। इसमें जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका का ही हिस्सा होती है और सरकार का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। तो ये तो हुई सरकार की बात, पर संविधान सिर्फ सरकार के लिए नहीं है, वो तो देश के हर एक इंसान के लिए है। और ये जुड़ाव आता है मौलिक अधिकारों, यानी फंडामेंटल राइट्स से। ये अधिकार इतने जरूरी हैं, इतने ज्यादा जरूरी, कि संविधान के पार्ट 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड का वो मशहूर दस्तावेज था जिसने पहली बार राजा की ताकत को भी कानून के दायरे में लाया था। तो ये तुलना ही बताती है कि ये अधिकार कितने पावरफुल हैं। तो कौन कौन से हैं ये अधिकार? जैसे कानून के सामने सब बराबर हैं, ये समानता का अधिकार, अपनी बात कहने की आज़ादी, शांति से कहीं भी इकट्ठा होने का अधिकार, और हाँ, पुलिस की मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा का अधिकार भी। और सबसे कमाल की बात सुनिए, ये सिर्फ कागज पर लिखे वादे नहीं है। आर्टिकल 32 हमें संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि अगर सरकार या कोई और आपके इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो आप सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यही वो चीज है जो इन अधिकारों को असली ताकत देती है। ठीक है, तो सरकार कैसे चलेगी ये तय हो गया, लोगों के अधिकार क्या होंगे ये भी तय हो गया। पर एक और बड़ा सवाल बाकी था कि इस नए देश का नागरिक, सिटीजन, आखिर कौन कहलाएगा? इस मामले में हमारा संविधान बिल्कुल साफ साफ बात करता है। आर्टिकल 9 कहता है कि अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। तो इससे एक सीधा सा सवाल मन में आता है ना कि क्या भारत दोहरी नागरिकता मतलब ड्यूअल सिटीजनशिप की इजाजत देता है? और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, साफ और सीधा। भारतीय कानून के मुताबिक कोई भी इंसान एक ही वक्त पर भारत और किसी और देश दोनों का नागरिक नहीं हो सकता। तो ये स्वेच्छा से या वॉलंटरीली नागरिकता लेने का क्या मतलब है कानून की नज़र में? देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता के लिए अप्लाई करता है और उसे वो मिल जाती है, या फिर वो किसी दूसरे देश का पासपोर्ट बनवा लेता है या इस्तेमाल करता है, तो ये अपने आप में इस बात का सबूत मान लिया जाता है कि उसने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी है। तो ये थी कहानी कि कैसे एक दस्तावेज ने, एक किताब ने एक पूरे राष्ट्र और उसके लोगों की पहचान को तय किया। पर यह सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि किसी देश का नागरिक होना, किसी जगह से वाकई में जुड़े होने का असल में मतलब